Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Welcome back to our English learning series of Class 9 CBSE English. So, today we are going to explore another wonderful chapter from your Class 9 in NCERT English Beehive book. Before we begin, don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel so that you never miss our upcoming lessons. So chapter 4, a truly beautiful mind. This chapter is a biographical sketch of one of the greatest scientific geniuses of all time, Albert Einstein. So क्या इस स्टोरी को स्पेशल बनाता है is that it doesn't just talk about Einstein's brilliant discoveries in science, it also highlights his human side, simplicity, humility, and his deep concern for peace and humanity. Through this lesson, we will learn how Albert Einstein was not only a beautiful mind in terms of intellect, but also a truly beautiful mind because of his kindness, empathy, and his belief in making the world a better place. तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं. सो बिफोर यू रीड, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वर्ड सुनने और पढ़ने और बोलने के बाद, इस जीनियस वर्ड को पढ़ने मतलब सुनने के बाद आपको कौन याद आता है, आप किसके बारे में सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है जीनियस, आप किस इंसान को जीनियस कहते हैं, एक जीनियस के पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन civil servant who took the world by storm. About 100 years ago, in the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four grounding breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and the energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into the synonym of genius. So 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. फ्रीक क्या होता है? फ्रीक एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स, राइट. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था. ये जर्मनी के एक छोटे से शहर में इनका जन्म हुआ था. उस वक्त कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा. सो ग्रेटनेस ना कभी बर्थ के साथ नहीं आती है और ना ही बर्थ के साथ साथ विजिबल होती है. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई ग्रेट इंसान पैदा होता है तो कोई रोशनी निकलती है या कोई आकाशवाणी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जन्म के वक्त सब एक जैसे ही होते हैं. तो जब ये पैदा हुए थे तब किसी को भी नहीं लगा था कि ये कल को इतने बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे, पूरी दुनिया के महान सबसे अच्छे सबसे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे. ग्रेटनेस तो ना हमेशा टाइम के साथ ही प्रूव होती है. सो इनकी जो मदर थी वो ये सोचती थी, मतलब इनकी माँ को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो फ्रीक है. फ्रीक का मतलब कुछ अलग है, कुछ अजीब है. उन्हें लगता था कि एल्बर्ट का जो हेड है ना वो नॉर्मल हेड से बड़ा है. मतलब एक इंसान का जो हेड होता है उसका जो साइज़ होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा है. तो यहाँ ऑथर ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने ये लिखा है वो ये ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं कि एक माँ, मतलब उनकी माँ को भी लगता था कि उनका बच्चा अलग है. क्योंकि उनका सर जो है वो बाकी बच्चों से बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When finally he did learn to speak, he uttered everything twice. तो जब आइंस्टाइन 2.5 साल के हुए, 2.5 ईयर्स के हुए, तब तक उन्होंने बात करना शुरू भी नहीं किया था.
मतलब ऐसा एक होता है ना कि बच्चा जब 1 साल का होता है तो वो कुछ साउंड्स निकालने लग जाता है, जब वो 1.5 साल का होता है तभी वो छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, और 2 साल की उम्र तक वो बोलने लगता है। मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में एक नॉर्मल बच्चा बात करने लगता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो 2.5 साल की एज तक उन्होंने कोई बात नहीं की थी, कुछ नहीं बोला था। और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर बात को 2 2 बार बोलते थे, मतलब हर चीज़ को वो अटर करते थे ट्वाइस। किसी भी एक चीज़ को एक बार नहीं बोलते, 2 बार बोलते थे। कि अब इस तरह का किसी का बच्चा है कि 2.5 साल तक एक तो बोल नहीं रहा है, फिर बोल भी रहा है तो बातों को रिपीट कर रहा है, तो सोचिए पेरेंट्स को कितनी टेंशन होती होगी उस समय पर। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children and his playmates called him brother boring। आइंस्टाइन को समझ ही नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेला जाए। इस वजह से जो उनके प्लेमेट्स थे, जो बाकी बच्चे थे, जो सो कॉल्ड उनके फ्रेंड्स बन गए थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहलाते बुलाते थे। मतलब वो बचपन में सोशल नहीं होते थे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो इसलिए वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही खेलते थे क्योंकि कोई उनके साथ खेलता नहीं था। तो यहीं से हमें दिखता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो चाइल्डहुड से थोड़े अलग थे, थोड़े सीरियस थे और अपनी ही दुनिया में रहते थे। अब देखिए ये ब्लू बॉक्स में एक स्टोरी है। सो ये स्टोरी ऑटो नॉइजबॉर्ग का है। नॉइजबॉर्ग जो है ये हिस्टोरियन थे, एंशिएंट मैथमेटिशियन थे, मतलब ये एक हिस्टोरियन थे। सो ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। तो ऑटो नॉइजबॉर्ग जो कि एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिक्स एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहानी बताई आइंस्टाइन के बचपन के बारे में जो उन्हें एक लीजेंड के रूप में दिखाती है। अब वो स्टोरी ये है कि एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरिड। तो भाई क्योंकि आइंस्टाइन बहुत देर से बोलना शुरू किया था उन्होंने, तो जब तक वो नहीं बोले थे तो तब तक तो उनके पेरेंट्स बहुत ही वरिड रहते थे उनके लिए कि अरे पता नहीं हमारा बच्चा कहीं गूंगा तो नहीं रह जाएगा, डम तो नहीं बन जाएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को जैसे होता है टेंशन हो जाती है। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट। मतलब ये पहली चीज़ थी जो आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ में बोली थी, उससे पहले वो कभी नहीं बोले थे। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order। तो क्या हुआ कि 2.5 साल की एज तक तो वो बोले नहीं थे, मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे, तब तक वो बोले ही नहीं थे। तो उन्होंने काफ़ी देर से बोलना शुरू किया, तो जब तक वो नहीं बोले तो उनके पेरेंट्स बहुत ही वॉरिड थे। फिर एक रात डिनर टेबल पर क्या हुआ कि उन्होंने पहली बार बोला कि अरे सूप तो बहुत गर्म है, द सूप इज़ टू हॉट। तो ये सुनकर उनके पेरेंट्स को काफ़ी रिलीफ तो फील हुआ, अब वो काफ़ी सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हमारा बच्चा गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तुमने अभी पूरा का पूरा सेंटेंस बोला था, सूप इज़ टू हॉट, ये तुमने ही तो बोला है, तो तुम इससे पहले तुमने डायरेक्टली एक पूरा सेंटेंस बोल दिया, तुम इससे पहले एक शब्द भी क्यों नहीं बोले थे, क्यों नहीं बोले तुम कभी कोई शब्द, हमें क्यों टेंशन में रखा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब तक सब कुछ ऑर्डर में था, सूप जो गर्म हुआ है ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए तो मुझे कंप्लेंट करना था, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट करूं, और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने बोला नहीं। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा जवाब दे दिया, मतलब उनके हिसाब से ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की। अब सूप गर्म था और उनकी मदर शायद उनको पिला रही होंगी सूप ज़बरदस्ती, तो उनको लगा वही बोलना चाहिए तो बोल दिया। मतलब यहीं से पता चलता है कि वो एक लीजेंड थे और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। सो यहाँ तक हमने देखा कि आइंस्टाइन का बचपन बिल्कुल नॉर्मल या परफेक्ट नहीं था। लोगों का उनका जैसे उनकी मदर को उनका हेड बड़ा लगता था, वो काफ़ी काफ़ी बड़े होने के बाद बोले, वो काफ़ी टाइम तक बोले नहीं, वो बाकी बच्चों के साथ सोशल नहीं होते थे, उनके दोस्त उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। लेकिन उनके फ़नी और इंटेलेक्ट जवाब बचपन से ही उनकी अलग सोच को दिखाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़
उनको नॉर्मल टॉयज़ जो बच्चे खेलते हैं आज भी, जो बच्चे नॉर्मल टॉयज़ से खेलते उन्हें वो सब अच्छे नहीं लगते थे, उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ अच्छे लगते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड, जब उनकी छोटी बहन जो वो पैदा हुई जिसका नाम था माजा, तो वो जब पैदा हुई तो उन्होंने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि हाँ ये ठीक है मेरी छोटी बहन आई है ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं. क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टॉयज़ देख रहे थे जिनमें नीचे व्हील होती थी, जैसे रोबोट्स हो गए, कार्स हो गई, मतलब जो भी टॉयज़ उनके पास उस ज़माने में जो भी टॉयज़ रहते होंगे उनमें व्हील्स होते होंगे. तो उनके जैसे पेरेंट्स घर में नया छोटा सा बच्चा लेकर आए जो खिलौने जैसा ही लगता है, तो उनको लगा कि ये भी खिलौना ही होगा, तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए भी यही पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, अब ये चलेगी कैसे, इसके व्हील्स तो दिख नहीं रहे हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइन फ्यूचर में कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो कोई भी कुछ भी बनना चाहे लाइफ में, कुछ भी वो सब्जेक्ट चूज़ करे, प्रोफेशन चूज़ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो गई, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. तो मतलब देखिए बचपन से ही इनको किसी को वैसे आइडिया ही नहीं था कि ये कितने महान बनने वाले हैं. आप सोचिए जिस बच्चे को दुनिया का सबसे बेस्ट साइंटिस्ट का टाइटल मिलने वाला था उसको स्कूल के हेडमास्टर ने फेलियर डिक्लेयर कर दिया था. तो हमें ये बात यहाँ पर सीखने को मिलती है कि टीचर्स के ओपिनियन, मतलब किसी के भी, सिर्फ टीचर्स नहीं, किसी का भी ओपिनियन कभी फाइनल नहीं होता है. हमको नहीं पता कि आज हम जिसके लिए कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कल को अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने हार्ड वर्क से कितना बड़ा बन जाए. तो चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, इस तरह के स्टेटमेंट उस समय पर हमें वैलिड लग सकते हैं. हाँ, हो सकता था कि अगर आइंस्टाइन जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर वो लाइफ उनके स्कूल में उनके टीचर्स उनको देखकर बता देते हैं कि ये कभी लाइफ कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हार्ड वर्किंग नहीं है, इसके अंदर टैलेंट नहीं है, ये इसके अंदर विल पावर नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता ये, और ऐसा ही होता है, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं. लेकिन आइंस्टाइन ऐसे नहीं निकले. उन्होंने अपने इस टीचर की इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत साबित किया. आगे चलकर Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining his skills throughout his life. So आइंस्टाइन ने 6 साल की एज से ही आइंस्टाइन ने 6 साल की एज में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो ये वायलिन बजाना सीखें. बाद में वो एक गिफ्टेड एमेटर वायलिनिस्ट बन गए और पूरी ज़िंदगी इस स्किल को उन्होंने एंजॉय किया. मतलब वो सिर्फ साइंस ही नहीं, म्यूज़िक में भी उनका काफ़ी डीप इंटरेस्ट था. और वो साइंस के साथ साथ जब भी वो अपने एक्सपेरिमेंट से फ्री होते थे लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में जब भी उन्हें कुछ अलग करने का मन होता था, एंजॉय करने का मन होता था, तो वो अपना वायलिन ही बजाया करते थे. सो देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइंस के अलावा, मतलब साइंस में तो पूरा इंटरेस्ट था ही, उसके अलावा जो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनका म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट था. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, मतलब लेकिन ये सच है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैज़ मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. तो आइंस्टाइन म्यूनिक के एक हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ उनकी फैमिली शिफ्ट हुई थी जब वो सिर्फ 15 महीने के थे. उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे. मतलब उनको वीक स्टूडेंट कहना तो गलत ही होगा. अब अगर वो वीक स्टूडेंट होते तो अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आते हर एक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे, इसका मतलब वीक स्टूडेंट नहीं थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स. लेकिन आइंस्टाइन को ना स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रेजिमेंटेशन था बिल्कुल पसंद नहीं था. इस वजह से उनका टीचर्स के साथ अक्सर काफ़ी झगड़ा भी होता था, क्लैश हो जाता था उनका काफ़ी आर्गूमेंट हो जाता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड
देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो जब वो 15 साल के थे तो उनको स्कूल के माहौल में काफ़ी घुटन सी, मतलब उनको स्कूल में ना काफ़ी घुटन फील होती थी, और उनको घुटन फील हुई उनको, मतलब उन्हें सफोकेटेड फील हुआ, स्टिफल्ड फील हुआ, और उन्हें लगने लगा कि उनको स्कूल परमानेंटली छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ भी दिया कि भाई मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तो ये दिखाता है कि फ्रीडम और क्रिएटिविटी आइंस्टाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उनको अपने स्कूल में फ्रीडम और क्रिएटिविटी नहीं दिख रही थी, उन्हें घुटन फील हो रही थी, सफोकेटिंग फील हो रहा था, तो उन्होंने अपना स्कूल ही छोड़ दिया, मतलब वो ड्रॉप आउट थे अपने स्कूल से। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो उससे पहले ही आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए, और मतलब जिस साल इन्होंने स्कूल छोड़ा था ना, उससे 1 साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे, आइंस्टाइन के पेरेंट्स, वो मिलान शिफ्ट हो गए, और उन्होंने आइंस्टाइन को एक रिलेटिव के पास छोड़ दिया था ताकि उनकी पढ़ाई वहाँ पर हो जाए। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो काफ़ी डिस्कशन के बाद, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को परमिशन मिल गई कि वो स्विट्ज़रलैंड जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। स्विट्ज़रलैंड म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, फ्री था, ओपन माइंडेड जगह थी, मतलब ये चेंज उनके लिए एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट था, राइट। Albert Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at the University of Zurich. सो आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो उनका उनका नेचुरल टैलेंट था, मतलब वो काफ़ी गिफ्टेड थे मैथ्स को लेकर। मैथ्स के अलावा फिज़िक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे उसको। तो इनको स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, मतलब इन्होंने काफ़ी शिफ्ट लिया अपनी लाइफ में। बट साइंस वॉज नॉट ओनली द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैशेस। लेकिन साइंस ही उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, और ये हैंडसम और यंग आइंस्टाइन जिनकी मुस्टैशेस वॉलरस मुस्टैशेस थी, मतलब इनके नाम से, मतलब इनकी मुस्टैशेस को वॉलरस मुस्टैशेस कह के ही डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब उनकी लाइफ के और भी चीज़, मतलब सिर्फ साइंस में ही नहीं, उन्हें और भी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो ये लाइन जो है, ये वाली, ये उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की तरफ भी सिग्नल करती है, जो चैप्टर में आगे आएगी। हमने यहाँ तक देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक एवरेज या वीक स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। बस वो स्ट्रिक्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। स्कूल में उन्हें घुटन लगती थी, सफोकेटिंग फील होता था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मैथ्स और फिज़िक्स उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन म्यूज़िक और पर्सनल पैशन भी उनकी लाइफ का हिस्सा बना। तो चलिए देखिए, 2 फोटोज़ हैं, ये 2 पिक्चर्स हैं। इसमें आइंस्टाइन की एज 21 है, और ये फ़ोटो इनका 1955 का है। इस फ़ोटो से ही हम आइंस्टाइन को आज भी जानते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको यही इमेज देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. तो उनको एक काफ़ी स्पेशल इंटरेस्ट हुआ अपनी फेलो स्टूडेंट में, मतलब अपने क्लासमेट में, जिसका नाम था मेलेवा। उनको वो काफ़ी क्लेवर क्रीचर लगती थी। मतलब आइंस्टाइन मिलेवा को पसंद करते थे बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ हम देखते हैं कि आइंस्टाइन को अपनी क्लास की स्टूडेंट में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था। उन्हें लगा कि वो एक क्लेवर क्रीचर है। क्योंकि वो बहुत ही समझदार थी और उसकी सोच काफ़ी अलग थी, बिल्कुल इनकी तरह, राइट। द यंग सर्व हैड कम टू Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. So at the time, जो ये उस समय की बात है, जो जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ पाती थी, मतलब सारी यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती थी, तो ये भी आ गई इस यूनिवर्सिटी में। तो मिलेवा जो सर्बिया की थी, यंग सर्ब बोला है ना, मतलब ये सर्बिया की थी। स्विट्ज़रलैंड इसलिए पढ़ने आई थी क्योंकि ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी उन कम इंस्टीट्यूशंस में से एक थी जहाँ
लड़कियों को भी डिग्री मिल सकती थी, लड़कियों को भी पढ़ना अलाउड था. Einstein saw in her an ally against Philistines, those people in his family and the university with whom he constantly at odds. So he thought Mileva was on his side, unlike the boring and rigid people around him. तो आइंस्टाइन को ने मिलीवा को अपना एलाई समझा, मतलब साथी माना, जो उन्हें उन फिलिस्टीन्स यानी कि जो संगीत कला वाले, उन्हें जो मिलेवा है ये काफ़ी अपने जैसी लगती थी, क्योंकि उन्हें वो संगीत कला साहित्य को ना समझने वाले लोगों के ख़िलाफ़ वो सपोर्ट करेंगी. मतलब उनका इंटरेस्ट था इन म्यूज़िक में और लिटरेचर में. तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो उनके ख़िलाफ़ जाकर आइंस्टाइन को सपोर्ट करेगी, ऐसा उन्हें लगता था. जैसे कि कुछ फैमिली के लोगों, यूनिवर्सिटी के टीचर्स जिनके साथ आइंस्टाइन अक्सर लड़ा करते थे, तो उन्हें लगता था कि अब इस लड़ाई में ये मिलेवा भी मेरे साथ होगी. द कपल फेल इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, mixing science with tenderness. So they shared both love and science in their letters. So दोनों प्यार में पड़ गए. उनकी लेटर्स में, दोनों के लेटर्स में दोनों का प्यार और विज्ञान, मतलब लव एंड साइंस दोनों ही साथ साथ मिलता था. एक तरफ इमोशनल बातें होती थी और दूसरी तरफ साइंटिफिक डिस्कशंस होते थे. मतलब इनके लव लेटर्स में लव तो था ही, लेकिन साथ में साइंटिफिक डिस्कशंस भी थे. रॉट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने एक बार लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. तो इन्होंने, मतलब ही ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग विद हर ऑन हिज बिग आइडिया. मतलब इन्होंने सोच लिया था कि एक दिन हम दोनों मेरे आइडिया पे काम करेंगे. तो आइंस्टाइन ने ऐसा लिखा कि मैं कितना खुश और गर्व महसूस करूँगा जब हम दोनों मिलकर अपना रिलेटिवली का काम एक साथ पूरा करेंगे और उसमें हम जीतेंगे भी. मतलब वाह, क्या क्या मतलब इच्छाएं हैं इनकी बिलोवेड से. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Imagine, एक जीनियस है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन जॉबलेस है. तो 1900 में जब वो 21 साल के थे, जब वो ऐसे दिखते थे, ऐसे, ये वाले, जब वो ऐसे दिखते थे, तो वो ग्रेजुएट तो हो गए थे, लेकिन जॉब नहीं मिला उनको, कोई काम नहीं मिला. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. मतलब 2 साल बाद इनको जॉब मिला एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. तो पहले तो ही फर्स्ट ही स्ट्रगल्ड एंड देन फाइनली गॉट अ स्टेबल जॉब. तो उन्हें कुछ टाइम में टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे इन्हें जॉब मिला, इन्होंने काम किया, प्राइवेट ट्यूशन्स दी, और फिर 1902 में इन्हें बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिली. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work Bureau of Theoretical Physics. So, मतलब देखिए कि instead of just checking patents, he was cooking up in his own theories. मतलब इनको एक पेटेंट ऑफिस में इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिली. मतलब वहाँ पर वो दूसरों के इन्वेंशन चेक करने के लिए थे. मतलब इनकी जो नौकरी थी वो ये थी कि दूसरों का इन्वेंशन को चेक करें, लेकिन असल में वो अपने खुद के विचार और अपनी थियोरीज़ को चुपचाप लिख रहे थे. मतलब वो वहाँ बैठकर अपना काम कर रहे थे. ऐसा कहा भी जाता है, ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिज़िक्स. सो इनका जो वर्क प्लेस डेस्क था वो इनका एक सीक्रेट लैब भी था. मजाक में वो अपने ऑफिस के डेस्क को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स कहते थे. मतलब वहीं उनका छोटा सा सीक्रेट लैब भी चल रहा था. मतलब जो इनको जॉब मिला था वहाँ इन्हें एक डेस्क मिला था काम करने के लिए, उसी डेस्क पर इनका एक छोटा सा सीक्रेट लैब भी था. One of the most famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. So his big breakthrough was that time and distance are relative, not fixed. तो 1905 में एक मशहूर पेपर था, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, ये नाम है इस पेपर का.
इसको याद रखिएगा। इसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस एकदम फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि रिलेटिवली होते हैं। सो ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उसको ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ वन क्लॉक ट्रेवल्स वेरी फास्ट इट विल शो अ डिफरेंट टाइम। सो ये कहते हैं कि आसान भाषा में कहें तो ये है कि अगर दो बिल्कुल सही घड़ियाँ हों और उनमें से एक बहुत तेज़ चले, तो वापस आने पर दोनों एक ही टाइम नहीं दिखाएगी। मतलब क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना, एक घड़ी की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो इसलिए वो कभी भी एक समय नहीं दिखाएंगी। इस थियरी के हिसाब से ये होता है। फ्रॉम दिस अलाउड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो एनर्जी एंड मैटर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यहाँ पर पता चला। मतलब ये जो बात उन्हें पता चली थी ना कि समय और स्पीड और जो टाइम है वो फिक्स नहीं होते हैं। सो इसी से ही उनका सबसे मशहूर फार्मूला ये आइंस्टाइन का बहुत ही मशहूर फार्मूला है, यहीं से आया। मतलब इस ही थियरी के बाद आइंस्टाइन का सबसे फेमस फार्मूला आया, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो बताता है कि ई फॉर एनर्जी और एम सी, यानी कि जो कोई भी जो चीज़ है वो एक ही चीज़ के अलग अलग दो रूप हैं। सो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। तो ई जो है वो मास एंड स्पीड ऑफ द लाइट ही है वैक्यूम में, मतलब जिसकी स्पीड इतनी है। सो देखिए ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक डायलॉग है, मतलब उन्होंने ये बात बोली थी, उनकी एक स्टेटमेंट है, डायलॉग नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट थी। इसको पढ़ते हैं, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी। तो एक तरह का ये ह्यूमरस वे में कहा है। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठोगे तो वो तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम सिर्फ 2 मिनट ही बैठे। मतलब वो समय इतना जल्दी बीत जाएगा कि वो 2 घंटे तुम्हें सिर्फ 2 मिनट जैसे लगेंगे। और लेकिन अगर तुम किसी हॉट स्टोव पर, किसी जलते हुए चूल्हे पर, गर्म चूल्हे पर सिर्फ 2 मिनट बैठोगे, वो 2 मिनट तुम्हें इतने लंबे लगेंगे जैसे कि 2 घंटे हो। तो यही है रिलेटिविटी। यहाँ थोड़ा ह्यूमरस वे में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझाई है, रिलेटिविटी। कि मतलब एक लड़की, सुंदर लड़की के साथ बैठोगे तो 2 घंटे भी 2 मिनट बराबर है, एक हॉट स्टोव पे बैठोगे तो 2 मिनट भी 2 घंटे बराबर है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. तो प्रोफेशनली उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी, बट पर्सनल लाइफ जो थी वो उनकी काफ़ी स्ट्रगलिंग थी। जब आइंस्टाइन फिज़िक्स के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सुलझा रहे होते थे तो अपना पर्सनल जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो बिगड़ने लगती थी, मतलब वो अनरिवील हो जाती थी, मतलब वो इट स्टार्ट्स टू फेल। मतलब वो फिज़िक्स की बहुत ही मुश्किल चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ रही है। Albert had wanted to marry Millever right after finishing his studies, but his mother was against it. तो उनकी मदर पसंद नहीं करती थी। तो एल्बर्ट तो चाहते थे कि पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद वो शादी कर लें अपनी इस फ्रेंड से, लेकिन उनकी माँ इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवर हु वॉज 3 years older than her son was too old for him. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवर्स इंटेलिजेंस। तो मदर ये सोचती थी कि ये जो लड़की है ना, एक तो ये बहुत बड़ी है, सिर्फ 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी उनके बेटे से, प्लस वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। मतलब मदर का जो प्रॉब्लम है वो ये है, टू ओल्ड प्लस टू ब्रेनी, बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब उनकी माँ उनसे कहती थी कि मिलेवर जो है वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये उनके लिए सही नहीं है। और ऊपर से इसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी उन्हें पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटे की लाइफ में जो लड़कियाँ है वो उनके बेटे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सो शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो वो कहती हैं कि वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और तो इस वजह से आइंस्टाइन से शादी करने का मतलब जो प्लान है वो कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ पे एक सरकास्टिक रिमार्क है इनकी मदर पर, मतलब माँ ने इनको ताना दे दिया है
कि अच्छा वो भी तुम्हारी तरह ही इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह चालाक है, मतलब वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, मतलब तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट है। तो ये सोचकर आइंस्टाइन ने फिर शादी पोस्टपोन कर दी। द पेयर फाइनली मैरिड, लेकिन शादी हुई इनकी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। मतलब माँ हार गई और प्यार जीत गया। माँ ने बहुत समझाया कि नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऊपर से तुमसे बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी माँ की बात नहीं सुनी गई। कुछ टाइम बाद शादी कर ली गई। आखिरकार इन दोनों ने 1903 में शादी कर ली और बाद में इनके 2 बेटे भी हुए उस शादी से। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर देयर मैरिज फॉल्टर्ड, मतलब वीक हो गई इनकी शादी। Meliver meanwhile was losing her intellectual ambition, becoming an unhappy housewife and become yes। तो मैरिज जो है वो अब ख़राब होनी शुरू हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही शादी टूटने लगी। मिलिवा अपनी इंटेलेक्चुअल सोच खो बैठी थी और एक उदास और अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई, मतलब उसकी इंटेलिजेंस कहीं खो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। ओ माई गॉड। एंड आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। मतलब 1919 में 1903 में शादी हुई थी। ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से शादी चली। 16 ईयर्स बाद शादी टूट गई उसी साल। मतलब काफ़ी सारे लंबे झगड़े के बाद 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया और उसी साल डिवोर्स के ही साल में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली उसी साल। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। मतलब यहाँ पे उनका पर्सनल लॉस तो हुआ लेकिन प्रोफेशनल ग्लोरी काफ़ी हुई। जब पर्सनल लाइफ में काफ़ी बदलाव आते हैं ना, तो वही समय मतलब इनकी पर्सनल लाइफ में जब काफ़ी चेंजेस आए, ये वही समय था जब आइंस्टाइन की दुनिया भर में फेम आ गया। उनको वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेम मिला। 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रूव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये उनका ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क था। तो 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जो ग्रेविटी का एक नया इंटरप्रिटेशन भी था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। सो एक एक्लिप्स हुआ 1919 में, सूर्य ग्रहण लगा और उसी की वजह से उनकी थ्योरी काफ़ी साबित हो गई। मतलब साबित हो गया कि इनकी जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा ठीक है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो सूर्य ग्रहण की वजह से उनकी जो ये थ्योरी थी ये बहुत सही साबित हुई। इससे मतलब आइंस्टाइन ने और एडवांस में ही काफ़ी करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था एक्सटेंड द एक्सटेंड टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स। मतलब वो जो सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी उसको पूरा उन्होंने एडवांस में कैलकुलेटेड किया हुआ था और सूर्य ग्रहण की वजह से, सन एक्लिप्स की वजह से ये थियरी बिल्कुल सही साबित हो गई और ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में इसे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया गया। मतलब इनको रातों रात इनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली, इनका पूरी दुनिया में नाम हो गया और जब नाम हुआ है तो अवार्ड मिलना है तो बिल्कुल बनता है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन 1921। और एक ऑलमोस्ट 1919 में प्रूफ किया था ना हमने, 2 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर द फिज़िक्स। दिस इज़ द बिगेस्ट रिकग्निशन। बहुत अच्छा जब किसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है ना, ये अपने आप में एक बिगेस्ट रिकग्निशन होता है। तो 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. इनको फाइनली काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, रेस्पेक्ट मिला, ग्लोबल लव मिला। उन्हें दुनिया भर में काफ़ी सम्मानित किया गया, काफ़ी सारे उन्हें ऑनर्स दिए गए, अवार्ड्स दिए गए, उन्हें काफ़ी सारे इन्विटेशंस आए और मीडिया ने उनकी बहुत तारीफ़ की। ही वॉज लॉडेड बाय द प्रेस। बहुत ज़्यादा इनको मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा फेम मिला इनको और जिसके ये हकदार भी थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. अब यहाँ पर ये जर्मनी बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ गए। 1993 में
1933 में जब नाजिस जर्मनी में आ गए तो आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin and had American physicists is in an uproar. अब यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का जो फियर था वो शुरू हो गया. 5 साल बाद क्या हुआ कि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई, जिसे देखकर अमेरिका के फिज़िक्स जो साइंटिस्ट थे वो भी घबरा गए. Many of them had fled from the fascism, just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use the atomic bomb. अब यहाँ पर हिटलर के बॉम्ब से सब लोग, पूरी दुनिया डर रही थी. आइंस्टाइन की तरह कई सारे साइंटिस्ट थे जो फासिज्म से बचकर अमेरिका आए थे, और अब उन्हें डर था कि नाजीज जो है वो एटम बॉम्ब तो उन्होंने बना लिया है, मतलब वो बना लेंगे बॉम्ब और उसको यूज़ भी करेंगे. तो ये देखिए डर तो सच्चा ही है इनका. एट द अर्जिंग of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, on 2 अगस्त 1939. अब इस लेटर ने हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया. अपने एक कलीग या दोस्त के कहने पर, मतलब जो कलीग इनका दोस्त था उसके कहने पर, आइंस्टाइन 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी. उसमें उन्होंने वॉर्न किया उसको, मतलब प्रेसिडेंट को वॉर्न किया उन्होंने आने वाले खतरे से. अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि डिस्ट्रक्टिव पावर जो है, मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रक्टिव पावर की खोज हुई है और इससे उन्होंने कुछ खतरा हो सकता है. मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट को ये समझाया, ये चेतावनी दी कि इस तरह का बॉम्ब जो बना रहे हैं वो लोग, ये पूरा शहर और आसपास के सारे इलाकों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगा, ह्यूमंस को भी काफ़ी खतरा है. एंड हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके वर्ड्स फेल भी नहीं हुए और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट पे. सो द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1949. ये बहुत ही टेरिबल रियलिटी है हमारी हिस्ट्री की. अमेरिकन्स ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया और उन्होंने भी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापानीज सिटीज़ थी, जापान की 2 सिटीज़ थी, वहाँ पर इन्होंने इस एटम बॉम्ब से अटैक किया. बहुत नुकसान हुआ था जापान में इस बॉम्ब का. So Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. अब यहाँ पे देखिए रोल तो आइंस्टाइन का है. अगर आइंस्टाइन प्रेसिडेंट को चेतावनी नहीं देते तो शायद ये बॉम्ब नहीं बनता, और जब ये बॉम्ब नहीं बनता तो नागासाकी और हिरोशिमा को इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतनी सारी मास लेवल पे डेथ्स, बीमारियाँ, कई सालों तक वहाँ बीमारियाँ चलती रही इस एटम बॉम्ब की वजह से, तो वो सब नहीं झेलना पड़ता. और यहाँ पर आइंस्टाइन को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ. एटॉमिक ब्लास्ट देखकर आइंस्टाइन अंदर से हिल गए और उन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हुआ. दिस टाइम ही रोट टू पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. अब वो चाहते थे कि भाई एक पीस हो, यूनिटी हो, तो इस बार इन्होंने जो लेटर लिखा वो अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा कि, और वो लेटर एक पब्लिक लेटर था जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का आइडिया दिया कि पूरी दुनिया की एक सरकार बनाई जाए जो इस तरह के अटैक्स को रोक सके. अब देखिए एक जो सरकार होती है, एक देश की सरकार होती है, वो देश में होने वाली चीज़ों को रोक सकती है, उन्हें चालू कर सकती है, लेकिन एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को तो नहीं कुछ भी डिक्टेट कर सकती, कुछ भी समझा नहीं सकती ना. तो यूनाइटेड नेशन से आइंस्टाइन ने कहा, उनको एक तरह का रिक्वेस्ट किया कि आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए जो सब देशों पर रेगुलेट करेगा. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, अब जो लेटर रूजवेल्ट को लिखा था उससे बिल्कुल अलग, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. मतलब जो उन्होंने रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कि देखो बॉम्ब बना भी लिया और अटैक भी कर दिया, लेकिन सैडली इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. दुर्भाग्य से रूजवेल्ट वाली चिट्ठी के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ. इस बार उनकी चिट्ठी पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स.
agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. देखिए वो रिग्रेट में तो है आइंस्टाइन, इसलिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो पीस एक्टिविस्ट बन गए, पर अगली जो एक डिकेड तक आइंस्टाइन पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करते रहे, और उसी कैंपेनिंग की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली. और अपनी उनको पॉपुलैरिटी तो पहले से खैर मिली हुई थी, और अपनी उसी पहले वाली पॉपुलैरिटी को यूज़ करके उन्होंने अपने इस पीस और डेमोक्रेसी वाले कैंपेन को भी फेमस किया. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि वो ह्यूमैनिटी के सिंबल थे. 1955 में जब उनकी एज 76 हुई तो आइंस्टाइन की मौत हो गई. वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक विजनरी थे. वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में भी उनको याद किया जाता है. सो आइंस्टाइन की लाइफ जो है वो साइंस के साथ साथ स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स, रेग्रेट्स और ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट के लिए भी जानी जाती है. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत अच्छा था. हमने एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. ऑल्दो ये बहुत डीप में नहीं था. अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो 1879 में पैदा हुए थे जर्मनी में. बचपन में वो थोड़ा अलग थे. जैसे वो लेट स्पीकर थे, अकेले रहना पसंद करते थे. टीचर्स को भी लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा क्वेश्चन से भरा रहता था. उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्हें पसंद नहीं था. 15 साल की एज में स्कूल छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की. आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत गिफ्टेड थे. यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पेटेंट ऑफिस में जॉब की और वहीं से अपनी थियोरेटिकल फिज़िक्स के अपने आइडियाज़ को भी डेवलप किया. 1905 में उन्होंने अपना स्पेशल थियोरी रिलेटिविटी भी पब्लिश किया, जिसमें उनका फेमस फार्मूला वो E=mc² भी काफ़ी फेमस हुआ, जो दुनिया को हमेशा के लिए इस फार्मूला ने बदल दिया. 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला. उनकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल से भरी थी. जैसे उनकी पहले शादी बड़ी मुश्किल से हुई, उनकी मदर मान नहीं रही थी. फिर उनकी शादी हुई, लेकिन फिर उसी लड़की से उनका डिवोर्स हुआ. बाद में एल्जा से शादी हुई. लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो काफ़ी अच्छे थे. पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक बन गए. जब नाज़िस्ट जर्मनी में पावर में आ गए तो आइंस्टाइन अमेरिका चले गए. यहीं पर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने की पॉसिबिलिटी के बारे में रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस समय की उन्हें वार्न किया. लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया तो आइंस्टाइन को बहुत गिल्टी फील हुआ और वो बहुत उदास हो गए, बहुत अपसेट हो गए अपनी इस बात से. उसके बाद उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करके पीस और डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी काम किया. 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हुई और आज उन्हें सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में भी याद किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि ग्रेटनेस सिर्फ दिमाग से नहीं आती, सोच और इंसानियत से भी आती है. आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी साइंस के लिए डेडिकेट की, पर आखिर में उन्होंने पीस और ह्यूमैनिटी को भी सबसे बड़ा माना. तो हमारे लिए इस चैप्टर में यही सीख है कि अगर हम अपने टैलेंट को, हार्डवर्क को, अपने स्किल्स को अगर राइट डायरेक्शन में लगाएं, जैसे आइंस्टाइन ने लगाया, तो हम भी दुनिया को एक नया रूप दे सकते हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. सो इसलिए यू नीड टू ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप क्वेश्चनिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ योर नॉलेज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज के लिए इतना काफ़ी है. कल हम मिलेंगे एक नए इसी यूनिट के एक पोएम के साथ. थैंक यू.